अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे ताहिर मलिक साहब, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी सना मिर्ज़ा और सुहेल भट्टी साहब, जबकि कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़हीम सिद्दीकी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि तोशा खाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल चुका है। उनकी सज़ा मुअत्तल होने के बाद उनके सियासी मुखालिफिन जो कि खुलकर सामने आ चुके हैं, काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ उनकी तोपों का रुख तो चेयरमैन PTI हैं, तो दूसरी जानिब अदलिया को भी मुआफ़ नहीं किया जा रहा है। अदलिया पर भी खूब सियासी गोलाबारी इस वक्त जारी है। आज के फैसले से जहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में रिलीफ दिया है और उनकी सज़ा और जुर्माने को भी मुआफ़ कर दिया, तो उनके ही सियासी मुखालिफिन एक और साबिक वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो इस फैसले पर काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और अपने ही गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है। उनकी बात यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि वो मुअज़्ज़िज़ अदलिया पर भी तनकीद कर रहे हैं और तनकीद करते हुए वो इस हद तक आगे निकल चुके कि उन्होंने कहा कि अगर फैसला आने से पहले ही सबको पता होगा कि फैसला होगा क्या, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया बन जाना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की जानिब से भी उनके ही वकला की टीम अदलिया के आज के फैसले पर तारीफ़ और तौसी करती तो दिखाई दे रही है, लेकिन याद रहे ये वही टीम है जो चंद रोज़ कबल तक उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकला की टीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू जारी रखने की तलकीन की, जिसका फल आज के इस फैसले से उनको मिल ही चुका है। अगर इसी तनाजुर में देखा जाए तो बतौर कौम हमारा ये अलमिया बनता जा रहा है कि हमें कहीं से तवक्कुआत के बरअक्स कोई रद्द अमल या जवाब मिले तो हम इसके नाक़िदीन बन जाते हैं, और यही रविश हमारे सियासी क़यादत ने भी अपना रखा है। अगर अदलिया ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया तो ठीक, वरना तमाम तर तोपों का रुख उसकी जानिब करके खूब गर्जा बरसा जाएगा। जी हाँ, और ये सिलसिला अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक तक ही महदूद नहीं रहा है, बल्कि इसका दायरा सोशल मीडिया तक भी बढ़ चुका है। ना सिर्फ जजेस की किरदार कशी की जाती है बल्कि खुल के, बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी निशाना बनाया जाता है। आज की तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो सवाल हमने अपने माहिरीन के सामने रखा है वो ये है कि अदलिया पर तनकीद की रविश पर उनका क्या कहना है। आप कैसे कमेंट करेंगे ताहिर साहब? जब आप किसी भी मुल्क में आप देख ले, चलो दो इस वक्त पाकिस्तान के जो टॉप पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे मैं शुरू करता हूँ। एक नवाज शरीफ साहब, बैंक चेयरमैन अपना PTI। पाकिस्तान की जो पार्लिमानी हिस्ट्री है सबसे कम असेंबली में आने वाले ये दोनों लोग हैं। तो हमने बेसिकली अगर आप गुज़श्ता 10 साल देखें तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में असेंबली नाम की कोई चीज़ नहीं। मतलब यहाँ पे तो यूँ हुआ है कि सोए हुए लोगों ने पता चला जनाब के 24 आज बिल पास हो गए, तो MN खुद कह रहे हैं जी कौन सा बिल पास हुआ है, ना हमें किसी ने बताया। तो बुनियादी जो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ इस बात को, मैं ये करना चाह रहा हूँ, जब किसी मुल्क की सियासत जो है वो मर जाएगी, वो पार्लियामेंट में नहीं होगी, वो वोट में नहीं होगी, वो सियासी की बजाय कानूनी जंग बन जाएगी। तो जब आप सियासत को कानून के साथ देखेंगे, अदालत में देखेंगे, तो वो सियासी एक अपोजिशन बन जाएगी, हुकूमत बन जाएगी। जिस तरह आपने खुद ही कह दिया कि पहले जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस थे वो PTI के जो क्रिटिसिज्म हुआ उसमें चेयरमैन आप खुद शामिल है, उन्होंने अदम इत्मीनाद किया, आज फैसला अच्छा आ गया, आज वो उनके हीरो हैं। तो ये मामला इस तरह रुकेगा नहीं अगर आप सियासत को सियासत नहीं समझेंगे, उसको पार्लियामेंट में नहीं लेके जाएंगे, और अगर आप अदालती फैसलों से अपनी सियासत कामयाब और नाकाम करेंगे तो पाकिस्तान मज़ीद ये अलमिये में शिद्दत आती जाएगी। ठीक है सुहेल साहब, आपको नहीं लगता कि सियासी जमातें कुछ नाइंसाफ़ी कर जाती हैं? अगर फ़ैसले अदलिया की जानिब से आपके हक़ में आ जाते हैं तो अदालतें बिल्कुल ठीक फ़ैसले करती हैं, और अगर आपके मुखालिफ इनके हक़ में आ जाते हैं तो उनके फ़ैसले गलत साबित, तो आपको नहीं लगता ये रविश ठीक है कि गलत? सना, गुजारिश ये है कि ये रविश तो किसी सूरत ठीक नहीं है, लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर हम अपना अदालती निज़ाम देखें और अपनी सियासी तारीख स्पेशली गुज़श्ता 4-5 दहाइयों की, उसके अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये कुछ ऐसी रविश हमें देखने को मिली कि कुछ हुक्मरान जमातें, ये सियासी बासर सियासी लोग अदलिया पर असरअंदाज होते रहे हैं, मनपसंद फैसले करवाने के लिए इन्फ्लुएंस वो करते रहे, और बाद में वही चीज़ें कभी ऑडियो लीक की शक्ल में और कभी मुख्तलिफ अंदाज में मंजर आम पर आती रही। तो जिसके नतीजे में जो एक मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर या तनकीद करने का जो एक वॉल्यूम था वो या एक लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम इंसानी तारीख पर भी नज़र दौड़ाएं तो वक्त गुजरने के साथ माजी की गलतियों से सबक सीखा जाता है, आने वाले वक्त में इंप्रूवमेंट की जाती है। लेकिन लगता ये
कि हमारे सियासतदान हो या मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों, हम लर्निंग करने के बजाय बाहमी दस्तगिरबां होते जा रहे हैं, इसलिए कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। गुजारिश ये है कि जब एक ऐसा फैसला, जैसे गुज़श्ता हफ्ते हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे, आपने सवाल किया, तो ये जो आज फैसला आया, उस वक्त के जो रिमार्क्स सामने आ रहे थे, चीज़ें बिल्कुल वाज़े थी, सिर्फ फैसला सुनाने की देर थी। तो हमने भी बता दिया था, मैं मुझसे आपने सवाल किया था, मैंने बता दिया कि ये चीज़ और ये फैसला होना है, ये अपरेटली बिल्कुल चीज़ें सामने नज़र आ रही थी। तो हमें जजी साहिबान को भी, मुअज़्ज़िज़ जजी साहिबान को भी इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना होगा कि फैसला करना आपकी सवाबदीद है। कानून व आइन के मुताबिक आपको बेहतरीन फैसला करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जब पॉलिटिकल सिस्टम इतना आपका फ्रीजाइल हो चुका है, ऐसी रिमार्क्स देने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए कि जिससे आपको जब फैसला आए तो फिर आपके ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए जाएं। दूसरी जानिब वो सियासी जमातें जिन्होंने आज अदलिया को हदफ का, तनकीद का हदफ का निशाना बनाया हुआ था, उनको भी अपने आप को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए। उनकी माजी की तारीख भी अच्छी नहीं है, जिस तरीके के साथ वो अपने मुखालफिन के खिलाफ अदलिया को इस्तेमाल करते रहे। और जिस तरीके से हम किसी अदालत का या किसी चीफ जस्टिस साहबान का, किसी जज के ऊपर हम इस किस्म की तनकीद करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम आवाम के अंदर उनकी साख को भी मजरूह कर रहे होते हैं। अब ये जो फैसला आया है, अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये वाजे था, जितने उसके अंदर लूप होल थे, वो सजा मुअत्तली के वाजे इम्कानात थे। अगरचे कि वो जो मेरिट पर केस को सुना जाना है वो बाकी है, तो सिर्फ सजा मुअत्तल होने के ऊपर जो पीटीए की मुखालफिन जमातों ने आसमान सर पर उठा लिया, वो नाकाबिले समझ है। और उनको जिस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाएगा और जिस किस्म के इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई, वो काबिल अफसोस है। इस रवैश को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ अदलिया को भी इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो हमारा जो समाजी निज़ाम जिस टाइप का बन चुका है, जो पोलिटिकल डिस्ट्रिक्ट की डिवाइड आई हुई है, उस दौरान फैसले करते वक्त, रिमार्क्स देते वक्त अशद एहतियात की ज़रूरत है, ताकि जब कोई फैसला आए, कोई डायरेक्शन आए, तो लोग इस तरीके के साथ आपको तनकीद का निशाना ना बना सके। ठीक है, अना आपकी जानिब आऊँगी। आपको क्या लगता है कि अदालती निज़ाम पर इस तरह से सवालात उठाना ना सिर्फ जजेस बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी थ्रेट करना, इज़ इट जस्टिफाइड? बहुत शुक्रिया सना आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये सिनेरियो और इसमें इस किस्म का फैसला आना प्रेडिक्ट किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी कल से हमें पता था कि फैसला कैसा आना है, लेकिन अब बात यह है कि इस पॉइंट तक लाने की कोशिश किसने की। अगर आप पिछले एक हफ्ते तक देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, उनकी फैमिली, उनके करियर, उनकी जो प्रेस्टीज थी, उसके बारे में जो गुफ्तगू की जाती रही, उसके बाद कौन सा जज होगा जो कि अंडर प्रेशर नहीं आया होगा। फिर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। बिल्कुल दुरुस्त कहा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जी हम तो सैंडविच बन चुके हैं, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे। एक तरफ ट्रायल कोर्ट जो है वो रगड़ता है, दूसरी तरफ आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन करता है। टेक्निकली अगर एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आने की कोई तौजी थी कि जी हमें पता है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में मसला है, लेकिन हम अभी इंतजार करेंगे और हम देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे इसको टेकअप करता है या इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। आप ये भी तो कह सकते थे कि जी ये फला हाई कोर्ट के ज़ेरे समाअत है, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आपने उनको एक लाइन दे दी, आपने उनको ये बता दिया कि इसमें एरर है। उसके बाद अब आप गौर गौस कीजिए कि जी इस फैसले को दोबारा रिवर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोनों सूरतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अंडर प्रेशर रहा। दूसरी तरफ अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो पीटीआई ने थ्रू आउट इस पूरे सिनेरियो में ये कोशिश की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे सिनेरियो में जब वो ये बात कर रहे हैं कि तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या तो लाहौर हाई कोर्ट में शिफ्ट किए जाए या पेशावर हाई कोर्ट में शिफ्ट किए जाए, एक तरफ आप ये मुतालबा भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हक में फैसला भी आ रहा है, तो अब क्या उस फैसले को आप जस्टिफाइड करार देंगे? ऐसे चीफ जस्टिस को आप जस्टिफाइड करार देंगे जिसको आप खुद, जिसके ऊपर आप उंगली भी उठा रहे हैं और उसके बाद उस डिसीजन के ऊपर आप तालियां भी बजा रहे हैं? तो मेरा ख्याल में ये एक डुअल स्टैंडर्ड था जो कि पीटीआई की तरफ से गया। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पहली सियासी जमात है। हम अदलिया के ऊपर हमेशा से तनकीद करते रहे, अदलिया में हमेशा से ग्रुप बंदी रही है और अदलिया हमेशा से प्रेशर के अंडर रही है, किसी ना किसी वक्त में, किसी ना किसी माजी में। पहले नून लीग के दौर में रही होगी, उससे पहले मार्शल लॉ के दौर में रही होगी और इस मर्तबा पीटीआई के थ्रू रही या खुद सीनियर कोर्ट्स के थ्रू रही। मगर बात यह है कि आप कम से कम अदलिया को इंडिपेंडेंटली काम करने दें। जो वाज़े तौर पर तफरीक इस वक्त सीनियर कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में मौजूद है, उसका सबसे ज्यादा खुमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा है जो अदलिया के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं।
इससे ज्यादा बेहतर वक्त नहीं होगा अदलिया को जज करने का कि यहाँ पे ग्रुप बंदी कितनी बड़ी है और ये कितने पार्शलाइज किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास आप अपने केसेस और अपने मसाइल लेके जाते हैं कि उस पर कानूनी और आईनी रहनुमाई ली जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं जरूर आखिर में एक छोटा सा हवाला देना चाहूंगी कि जरूर सना, लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से टारगेट किया जाता है, जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए करना क्या चाहिए? जी आप मुझसे सवाल करें। जी जी सना, आप इसे मैं नहीं सुन सकी आपका सवाल, सॉरी। सोशल मीडिया पर जजेस की फैमिलीज को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, उनकी ट्रोलिंग की जाती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब इससे पहले भी माजी में ऑडियो कॉल्स आई थी कुछ जजेस की, कुछ वहां के स्टाफ की, तो अगर उस मौके पर उसको सही से इंटेरोगेट किया जाने दिया होता और जो जजेस मुलव्वस उसमें अगर तो वाकई थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती, तो कम से कम जो जजेस सही पोजीशन के ऊपर हैं, एथिकली बेहतर पोजीशन के ऊपर हैं, वो इस चीज के ऊपर कॉल आउट कर सकते थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी किरदार कुशी हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें सही और गलत की पहचान हो, ब्लैक एंड व्हाइट की तफरीक हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी हम कभी किसी की ट्रोलिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर ये किया जाए तो कम से कम इससे जरूर उन चीजों को हम स्नब कर सकते हैं। ठीक हो गया। फ़हीम, आपकी जानिब आऊँगी। सना जिसकी तरफ इशारा कर रही हैं, अदालतें अपने फ़ैसलों से काफ़ी हद तक ख़ुद को मुतनाज़ बनाती हैं। आज के फ़ैसले के तनाजुर में आप क्या समझते हैं कि अदालतों को इस तरह से अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना, क्या ये रविश दुरुस्त है? देखिए सना, सबसे पहले तो ये कि आज जो आपने प्रोग्राम की ओपनिंग बॉलिंग की है वो बहुत शानदार थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में आजकल जो सियासत जिस टर्निंग विकेट पर हो रही है उसमें आज जो बाएं हाथ से बॉल की गई है चेयरमैन पीटीआई को, ये बड़ी चकराती हुई स्पिन बॉल है ना। इस बॉल के ऊपर बावजूद इसके कि हम ये जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को बहुत अरसा हो गया है सियासत करते हुए, वो सियासत के मैदान के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो खुद को कोई बहुत अच्छा बैट्समैन अभी तक साबित नहीं कर सके हैं सियासत के मैदान का। तो ये जो बाएं हाथ की बॉल होती है ना, दाएं हाथ के बैट्समैन को आउट भी कर देती है। अब देखना यह है कि वो इसके ऊपर शॉट क्या खेलते हैं। अगर उन्होंने शॉट इस बॉल के ऊपर कोई ऐसा शॉट खेलने की कोशिश की जो ऊंचा हुआ तो वो बाउंड्री पर आउट भी हो सकते हैं। अब मसला ये कि जो पवेलियन में बैठे हुए लोग हैं ना, आप ही की जानिब मैं आऊंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक पर मुझे जाना है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी जिस तरह से सियासतदान अदालतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। फ़हीम, आपकी जानिब आऊँगी। आपको ये रविश दुरुस्त लगती है? जब ब्रेक से पर जाने से पहले बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि जो पवेलियन में बैठे हुए लोग हैं, ये जो आज बॉलर की जानिब से बॉल कराई गई है चेयरमैन पीटीआई को, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। उनके नज़दीक एक बहुत लूज बॉल है जिस पर जो है इमरान खान को, चेयरमैन पीटीआई को एक ऊंचा शॉट खेलने के लिए तकरीबन एक मौका दिया गया है। असल में वो सिर्फ इस बात पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं, वो एम्पायर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वाली बातें कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले भी वो कर रहे थे कि जी हम जब हमारे साथ जब हम जेल में तो ये सलूक हुआ, आज ये हो रहा है। एक लाडले की गिरदान है जो मुसलसल जारी है। लेकिन उन्हें जो है, मैं ये कहता हूँ कि उन्हें अपना माजी क्यों नहीं नज़र आता। कुछ अरसे पहले तक जो है वो, अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे ना जाऊं, मैं नहीं बात करता सुप्रीम कोर्ट पर हमले की, जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा हमला किया गया था। मैं नहीं बात करता उस वक्त की जब निहाल हाशमी साहब जो हैं, वो जो एक सेनेटर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल की थी अदालतों के खिलाफ। अभी हालिया ये जो पार्लियामेंट थी, इस पार्लियामेंट से जिस तरह की आपकी एक टसल शुरू हो गई थी अदलिया से, उस वक्त आपने अदलिया के अहकामात को जिस तरह से नज़रअंदाज किया, अदलिया की नहीं मानी, वो क्या है? मरियम नवाज की तनकीद देख लें तो उनका तो जी मरियम नवाज की तनकीद देख लें तो ये तो बेसिकली वही सब कुछ है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब इनको अदालतों से रिलीफ मिले तो अदालतें बहुत अच्छी हैं, जजेस बहुत अच्छे फैसले करते हैं, लेकिन जब जो है किसी दूसरे को रिलीफ मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ज़मीन आसमान जो है वो एक कर देंगे। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। इसमें सबसे अहम रोल जो है वो अदलिया का खुद का है। जिस तरह से इन्होंने माजी में जो है वो निहाल हाशमी साहब को बुलाकर उन्हें न सिर्फ सुना था बल्कि उसके बाद उन्हें सजा भी दी थी। कोई एक बार और इस तरह का एक्ट कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी को भी इस चीज़ को एक तरफ रखे कि जनाब उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या उनकी फैमिली से मुताल्लिक सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है। एक मिसाल और कायम कर दें। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून के लिए कायम करें, आप ये इस मुल्क में एक मिसाल कायम कर दें कि जो भी अदलिया की
तज़हीक करेगा, जो अदालती फैसलों के ऊपर जो तनकीद करेगा, उसके साथ ये होगा। लेकिन साथ साथ हमें जो है ना, फिर जब ये बात करने की बात करता हूँ तो साथ साथ जो है ना, मुझे फिर नज़रिया ज़रूरत भी याद आ जाता है। जब मैं देखता हूँ कि अदालतों में ऐसे फैसले भी हुए जिनके ऊपर बाद में ये कहा गया कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत किए गए, तो ये नज़रिया ज़रूरत ख़त्म करें और अपना वक़ार जो है वो अदलिया जो है वो बुलंद करे और अपने वक़ार को बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप ज़रूर ले कि जिसकी बुनियाद पर आइंदा लोगों को ये एतमाद हो कि जो अदलिया का फैसले हैं उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा। ठीक है। ताहिर मलिक साहब, शहबाज शरीफ क्यों इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं? चैलेंजेस की बात की कल एक नुमाइंदे ने, जो मीडिया टॉक के दौरान कहा कि पाकिस्तान में बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया कि मैं लंदन में बात नहीं करना चाहता पाकिस्तान की। और अब आज जो उनकी जानिब से बयान जारी हुआ है, वो इतना गुस्सा, मतलब ये उनके लिए ठीक है? इस पर वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं? देखें, मैंने पहले भी कोशिश यही कहने की थी कि आपको तर्ज सियासत पाकिस्तान की समझनी पड़ेगी। ये जो हमारे समझदार सियासतदान है जिसमें शहबाज शरीफ है, इन्होंने 40 साल में एक चीज़ सीखी है कि कौन सी चीज़ टिक्कर बनाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बयान ना उसने लिखा होगा ना सुना होगा, बस उन्होंने कहा होगा यार बस ऐसा कोई काम कर दो कि ये जितने टॉक शो हैं उसमें मेरा जिक्र हो जाए। तो जिक्र का ये एक तरीका कि आप एक एग्रेशन निकाल लें, ये सारी टिक्कर पॉलिटिक्स है। जो मेरे किसी साथी ने इस पर बात नहीं की, जिसमें मैंने स्टार्ट में आपसे ये कहने की कोशिश की थी कि सियासत जमहूरियत का मतलब है कि सियासत जमहूरियत में फ़ैसले वोट से होते हैं कि लोग वोट डालते हैं, लीडर्स बनते हैं, वो लोग वोट डालते हैं, जमातें अपना पावर में आती हैं, लोगों के वोट से जमातें पावर से जाती हैं, लोगों के वोट से लीडर ख़त्म होते हैं। थोड़ी सी 2 मिनट में मुझे आपको मैं बात समझा दूंगा। अपना शेख मुजीब से शुरू करते हैं जो बांग्लादेश का फाउंडर है। आपकी अदालत ने कहा जी आप गरदार हैं अगरतला केस में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ख़त्म किया अदालत ने, मुजीब को ख़त्म किया अदालत ने, गिलानी को ख़त्म किया वज़ीर आज़म को गिलानी अपना अदालत ने, नवाज शरीफ को। पाकिस्तान की एक मुझे पॉलिटिकल पॉपुलर आप बता दें सियासी जमात, एक पॉपुलर शख्सियत बता दें जिसका खात्मा सियासी तौर पे हुआ है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि जब तक आप सियासत वोट से नहीं करेंगे, वोट से लीडर नहीं बनाएंगे, वोट से हुकूमतें नहीं बनाएंगे, वोट से हुकूमतें नहीं तोड़ेंगे, वोट से लीडरों को नहीं निकालेंगे। आप सारा कुछ तो अदालतों से कर रहे हैं 75 साल में, एक आज तक आप इलेक्शन नहीं करा सके। आप बात करें जी सख्ती, वो फ़हीम ने वो टिपिकली पाकिस्तानी बात की, वो जुत्ती पकड़ लो मारते जाओ। यार कितना मारोगे? जजिस के फैसले होते हैं उनकी इज्जत बनाते हैं। जो जब इन्होंने फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 14 मई को पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे KPK में और पंजाब में, तो दे मस्ट हैव टेक ए स्टैंड। उनको चाहिए था, कहते जनाब ये तौहीन अदालत हो रही है, पंजाब को पकड़ते, KPK के गवर्नर को पकड़ते, पाकिस्तान की जो मशीनरी थी उस पर खड़े होते। तो ये तौहीन तो खुद आप करवाते हैं। तौहीन इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती कि आप सबको पकड़ें और 6-6 महीने जेलों की सज़ा दें। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में वोट को वापस लाएं, वोट से हुकूमतें बनाएं, वोट से हुकूमतों को जाने दें। अगर आप इस तरह अपने सियासी इंतकाम अदालतों में करेंगे तो फिर वो टॉक शो का हिस्सा बन जाएगी अदालतें, जो हम सब कर रहे हैं। ठीक है सहेल साहब, आपकी जानिब आती हुई सवाल लेके कि PTI वाले तो आज बहुत खुश हैं, बड़ा जश्न मना रहे हैं, आपको लगता है बतौर पार्टी उनका एतमाद बहाल हुआ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि उनका एतमाद बहाल होगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। उन वजूहात पर बात करने से पहले अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जो गुज़श्ता 4-5 रोज़ के दौरान इंतहाई एक गलत और एक गलीज़ कैंपेन चलाई गई, उसके ऊपर बिलाखिर वफाकी हुकूमत मुतहरिक हुई है और वजारत दाखिला की जानिब से एक अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके तहत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के खिलाफ जो ये कैंपेन चली सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूस, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। और बड़ी हाई पावर्ड ये इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो जिसकी सरबराही कर रहे हैं डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA, और उसके साथ उसमें ग्रेड 19 के एक ISI के ऑफिसर उनको JIT का हिस्सा बनाया गया है। उसके साथ इस SJIT में IB के ग्रेड 19 के ऑफिसर को शामिल किया गया, उसके साथ इस्लामाबाद पुलिस का भी एक ग्रेड 19 का ऑफिसर शामिल किया गया। इसका स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ये मैंडेट दिया गया है कि आइंदा 15 रोज़ के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो वो लोग जिन्होंने एक इंतहाई गुमराहकुन कैंपेन लॉन्च की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, उनके खिलाफ अब ये स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कार्रवाई करने जा रही है। उसके साथ जो आपका सवाल था वो उसका जवाब हम इस अंदाज में भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मामला ये है कि ये सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई। सज़ा मुअत्तल होने के बाद जो कन्विक्शन थी वो उनकी वहीं पर मौजूद है, जो इस वक्त उनको बड़ी एक ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड कर सकती है, ये ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करेगी
जब उनकी फ्यूचर में कन्विक्शन खत्म होगी। अगरचे कि एक वक्ती रिलीफ हो सकता था, लेकिन इवन पीटीआई के अपने उनके सीनियर रहनुमाओं को, उनकी लीगल टीम को इस बात का अंदाजा था कि ये 3 साल की सजा है, ये हम मुअत्तल करवा लेंगे, लेकिन जितने दीगर मुकदमात बिल्कुल तैयार हैं। साइफर का केस था जिसके अंदर नैब की 190 मिलियन पाउंड के मामले की जो इन्वेस्टिगेशन एडवांस स्टेज के ऊपर है, 9 मई के वाकयात है और दीगर बहुत से FIR का इंदराज हुआ है। उनको इस बात का एहसास था कि हमें उन्हें रिलीज करवाने में कामयाब नहीं होंगे, लेकिन सजा मुअत्तल हुई। उसके अंदर जो आज के फैसले के बाद सना, आप इस पर कैसे कमेंट करेंगी? JIT की तरफ भी इशारा किया है, अब ये इन्होंने न्यूज़ दे दी है सुहेल साहब ने, इसको भी प्लीज़ कंक्लूड कीजिएगा। न्यूज़ तो खैर सोहेल के पास होती है हमेशा से, इस पे तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते उनके साथ। लेकिन अगर JIT बनती भी है तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि कोर्ट्स खुद कैसे एक्ट करती हैं। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं आए जो उनके किरदार कुशी की गई है, उस हवाले से भी। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके बारे में जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की है, वहाँ से भी कोई रिमार्क्स नहीं आए हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल ये है कि जब साकिब निसार साहब का दौर मुझे ऐसे टाइम पर बहुत याद आता है, अभी निहाल हाशमी साहब का भी हवाला दिया गया, जब कभी कोर्ट्स के हवाले से कोई बात की जाती थी तो अगले दिन उस पर सो मोटो हो जाता था या उस शख्स को तलब कर लिया जाता था और फिर या तो उसकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाती थी या कुछ ना कुछ उसको माफी जरूर तलाफी के एहसास बाद दिलाया फिर जाता था बिल्कुल कि जी आपने कह तो दिया है लेकिन आइंदा आपने सोच समझ कर कहना या तौबा कर लेनी है। ऐसे ही है। तो कम से कम आज की जो कोर्ट्स हैं इनको भी ये जेस्चर देना चाहिए, चाहे नून लीग की तरफ से ये बातें आ रही हैं उनको भी सख्त जवाब देना चाहिए, चाहे PTI की तरफ से आ रही है इनको भी सख्त जवाब देना चाहिए, लेकिन एक लाइन जरूर खींचनी चाहिए। हमारा जब जहां दिल करता है हम वहां उसके ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं, उसके किरदार के ऊपर बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, हम सब अगर एज एन एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी एक लाइन खींचनी चाहिए कि हम ये बात कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इन इदारों को भी ये समझना चाहिए कि अगर ये कोई फैसले कर रहे हैं इनके फैसलों के ऊपर भी अमल दरामद होना है। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, मुख्तसर अपनी बात को करती हूँ कि जिस तरह अभी हवाला दिया गया कि 14 बात होने थे लेकिन उस फैसले के ऊपर कोर्ट अमल ही नहीं करा सकी। वो फैसला कहाँ स्टैंड करता है? निगरान हुकूमत 2 सूबों की अपना इंटरम सेटअप कंप्लीट कर चुकी है, टेन्योर वो उसके बाद भी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर वजह क्या है। तो कम से कम अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर हम यही समझेंगे कि कोर्ट ने भी स्टेटमेंट्स दे दिए और वो भी बात हवा हो गई। ठीक है सना, आपसे ये भी मुख्तसरन मैं सुनना चाह रही हूँ, ये पॉइंट आपसे लेना चाह रही हूँ कि PTI के आज के फैसले के बाद PTI चेयरमैन के हक में जो फैसला आया है, बतौर पार्टी PTI का एतमाद बहाल हो सकेगा आने वाले वक्त में? क्या समझती हैं आप? देखिए मेरा ख्याल है कि वो इसको इस्तेमाल जरूर करेंगे लेकिन शायद उस हद तक एतमाद बहाल नहीं होगा क्योंकि वो इसी कोर्ट के ऊपर बहुत सवालात खड़े कर चुके हैं। और आज मेरे शाहिद साहब से अपने प्रोग्राम में भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम इस स्टांस पर कायम हैं कि हमारे तमाम केसेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत हैं उनको लाहौर या फिर पेशावर में शिफ्ट होना चाहिए। हमने इससे बैकआउट नहीं किया है, इससे कतई नजर के उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया है। और इसके अलावा ये जो कुछ आज हुआ है चेयरमैन PTI के साथ, हम इस पे कोर्ट जरूर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो हमारी रिजर्वेशंस है वो बरकरार रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि वहां पर मौजूद तमाम केसेस में वो एतमाद नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस जरूर PTI शो करेगी जो उनके एक माइंडसेट में मौजूद है उस कोर्ट के हवाले से। साइफर का केस है, इसके अलावा जिना हाउस जलाओ घहराव का केस है। ठीक है फ़हीम, आपकी जानिब आऊंगी, आपको क्या लगता है मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र क्या बड़ों ने कुछ अहम फैसले कर लिए कि अब रिलीफ देने की बारी आ चुकी है PTI चेयरमैन को? देखिए जहाँ ये रिलीफ देने की बातें हो रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना भी चाहिए उन्हें भी, लेकिन अगर ये इस बात को आप इससे सवाल ये है बेसिकली आपका कि इस फैसले से क्या चेयरमैन PTI को सियासत का दोबारा से राइट मिल गया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो है। अगर इस फैसले के नतीजे में, सज़ा मुअत्तली के नतीजे में वो दोबारा चेयरमैन PTI की हैसियत से काम कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन का उन्हें चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने का जो मामला है वो ख़त्म हो जाता है, तो डेफिनेटली ये उनकी एक सियासी फतह तो है। और जब खुर्शीद शाह साहब अपना शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो अरेस्ट हैं, उस उनकी मौजूदगी में अब अगर ये सिचुएशन हो जाती है कि वो जेल में है और इनको जो है जेल से ही राइट मिल जाता है कि ये सियासत करें, तो अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने में किसी हद तक जो है ये शायद कामयाब हो जाएंगे और ये रिलीफ डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। और इसी वजह से इतनी ज़्यादा अपोजिशन की जानिब से बातें आ भी रही हैं। उन लोगों की तरफ से जो उनकी अपोजिशन करते हैं वो बात बहुत इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि अब चेयरमैन PTI का सियासी ग्राउंड जो वो बढ़ता चला जाएगा, वो लोग जो उनसे अलग हुए हैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली एक प्रेशर आएगा कि यार ये तो दोबारा से जो है चेयरमैन PTI के तौर पर फाल हो गए हैं, इनके पास दोबारा से वही राइट्स आ गए, तो डेफिनेटली उन्हें एक सियासी एज हासिल हुआ है आज के फैसले से और वो इसको मजीद
बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे अदालतों से। जाहिर है जिस तरह से इस वक्त जो एक फैसला है तो हो सकता है इन फ्यूचर जो है कुछ मजीद भी इस नौयत के फैसले आ जाएं, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ आज ही की तारीख में साइफर का फैसला देखते हैं तो हमें लगता है कि जनाब कुछ दिखा के कुछ लिया भी जा रहा है, कहीं ना कहीं डील हो रही है, लेकिन इस बुनियाद पर हो रही है कि हम ये देंगे ये नहीं देंगे, अब तुम हमारी बात कितनी मानते हो। तो इस वक्त डील का माहौल है, देखते हैं कि कुछ दिन में क्या होता है। हो सकता है कुछ दिन तो मैं शायद ज्यादा कह मलिक साहब आपकी जानिब में भी बहुत सी चीजें जो है वो मजीद सामने आ सकती हैं। ठीक है मलिक साहब, एक तो डील की बात किस हद तक दुरुस्त है ये भी बता दीजिएगा, और अब क्या पीटीआई चेयरमैन के इस फैसले के बाद पीटीआई वालों को अपनी सियासी सरगर्मियां भी जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड मिलेगी, कुछ इजाज़त मिलेगी इनको? मुझे तो डील की पता नहीं, हंसी आ गई है, डंडे को आप डील कह रहे हैं। मतलब 200 मुकदमात पे डील होती है, खुदा का खौफ का है। वो तो तब था कि जनाब आज साहब बाहर आ जाते और अपना वीलॉग शुरू कर देते, जो उनका 15-20 दिन से बंद हुआ है। क्या मिला है? मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि शाह महमूद कुरैशी जो साइफर में एक अपना इजाफी करैक्टर है, मेन जो मुलजम है वो चेयरमैन पीटीआई हिमसेल्फ है। अभी तो उनके 15 दिन से जिस्मानी रिमांड नहीं ख़त्म हो रहे। वो रोज़ आके तकरीर फरमाते हैं जब अदालत से बाहर आते हैं कि यार बस करो, मेरा रिमांड कितना लेना है, मेरा तो फ़ोन भी तुम्हारे पास है। तो अभी तो आपने, अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, अभी तो वो जेल, वो मुकदमात और जो सूरत हाल है वो तो कहीं किसी खाते में भी नहीं है। और यहाँ तक खबरें आ रही कि कल इनको अदालत में भी नहीं पेश करेंगे। वो ये भी नहीं चाह रहे कि इनकी कोई तस्वीर ऐसी आए या वो इस तरह को उनको मौका मिले प्रेस से बात करने का। मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि चारों तरफ से और ऊपर आसमान और ज़मीन से 6 एंगल से चेयरमैन के लिए रास्ते बंद हैं। इस निज़ाम ने फैसला किया है इस वक्त आज का जो पाकिस्तान है, वो मैं एतजाज़ एहसन का मशहूर ज़माना फ़िक्रा मेरे एक शो में उन्होंने कहा था, उनके पाकिस्तान में जो गुजरता है सिर्फ वो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा अपनी कॉमन सेंस से बता रहा हूँ कि इस वक्त इस निज़ाम में चेयरमैन पीटीआई के लिए कोई स्कोप नहीं है। एक के बाद दूसरा मुकदमा, वो इतने ख़तरनाक है आगे। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जो शादबान में थाना है लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। हम जमहूरी मुल्क हैं, आप कंफर्म है? आर यू श्योर? किस मुल्क की बात कर रही हैं आप? हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के। चले वो आप टॉक शो करती हैं, मैंने भी तरह लेनी होती है। हम जमहूरी मुल्क है, मगर जो है आप सबको पता है पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब जमहूरी मुल्क में ऐसे होता है, मुझे बताओ ना फिर थोड़ा सा। जमहूरी मुल्क में इस तरह होता है कि जनाब 14 मई गुजरे भी 4000 साल हो गए हैं, किसी को नहीं पता कि पंजाब की हुकूमत किस कानून के तहत चल रही है। मुझे बता दो फिर केपी के किस कानून के तहत चल रही है। मुझे तो 9 मई याद है, 9 मई को जो हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। वो उसका सजा दें, जिसने किया, मैंने किया, किसने किया, चेयरमैन ने किया, वो आपका लॉ एंड सिस्टम है। इसका 9 मई का इससे क्या ताल्लुक है कि आप इलेक्शन ना कराएं? लास्ट नॉट द लीस्ट, आज की इस दुनिया में इस गुज़श्ता सदी में सबसे लंबी जो जंग हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो ये इराक और ईरान की। उस दौरान ईरान में 4 आम इंतखाबात हुए, 4 इलेक्शन ड्यूरिंग दी वॉर। और ऐसी वॉर जिसमें उनका एक हर घर का मर्द जो था ना वो जंग पे गया हुआ था, और उनके इलेक्शन होंगे। यहाँ तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि इलेक्शन होने के नहीं होने, और आपके नहीं ये जमहूरी यहाँ पे समझ आ रही है। सोहेल साहब, फिरदौस आशिक अवान ने भी कह दिया कि खुश होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल सादिक और अमीन नहीं हो जाते पीटीआई चेयरमैन आज के फैसले के बाद। तो ये फिरदौस आशिक अवान, ये वही फिरदौस आशिक अवान है ना जो कि यही कह रही थी कि जी हमें अच्छी पोजीशन मिल जानी चाहिए और पीटीआई चेयरमैन के आगे पीछे। जी बिल्कुल, ये वही है। और वक्त और फ़ज़ा बदलने के साथ ही वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी सियासी हिकमत अमली को भी तब्दील कर लेती हैं। हाँ जी। तो लेकिन ये है कि एक चेयरमैन पीटीआई के एक बहुत करीबी दोस्त हैं, जो कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उनके साथ उनको बहुत क्लोजली काम करने का मौका भी मिला, और क्रिकेट के टाइम के अंदर भी बहुत करीबी उनके राबित रहा करते थे उनकी पोजीशन की वजह से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि चेयरमैन पीटीआई के जो ग्रेजुएशन में 3 मज़ामीन थे, उनमें एक पॉलिटिकल साइंस था, दूसरा साइकोलॉजी और तीसरा सब्जेक्ट उनका इकनॉमिक्स था। वो कहते हैं बदकिस्मती के साथ क्रिकेट के बाद जब उन्होंने अमली सियासत में आए, इतने सालों के तजर्बे के बावजूद वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी महारत हासिल न कर सके, साइकोलॉजी के ऊपर भी ग्रिप हासिल न कर सके। अपने अगर आप ग्रिप हासिल करते तो उनके आसपास जो लोग थे उनको पहचानने के अंदर आसानी होती, और उनको पहचान लेते तो आज इस नौबत तक न पहुँचते, इतने इन केसेस का उनको सामना न करना पड़ रहा होता। इकनॉमिक्स जो उनका तीसरा सब्जेक्ट था, उसके ऊपर भी वो ग्रिप नहीं हासिल कर सके। जो उस वक्त मुल्क को दरपेश जो चैलेंजेस थे, जिस तरीके से उनको ब्रीफिंग दी जाती थी, 2 साल बाद उनको कहना पड़ा कि मुझे 2 साल बाद समझ आई कि गर्शी कर्जा क्या है। तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, अगर हम इनका थोड़ा जायज़ा लें तो किसी भी सियासतदान की ज़िंदगी के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है उनकी अमली ज़िंदगी के अंदर। तो उसके अंदर उनकी महारत हासिल नहीं थी। अब मसला ये है कि जो हम सवालात उठा रहे हैं और जो उनके
फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इन तीनों ग्राउंड्स की ऊपर उनकी वीकनेसेस के नतीजे में ऐसे इकदाम हो चुके हैं जिसके नतीजे में आइंदा 4-5 साल तक उनकी मुश्किलात में कमी होती दिखाई नहीं दे रही। और उस दौरान अभी भी जिस जगह वो पहुंच चुके हैं और जिन हालात से दो चार हैं, अब भी उनका एक फाइनल एक स्टेज है कि किस तरीके के साथ वो कम बैक करते हैं पॉलिटिकल विजडम के तहत। ठीक है, ये तो अगला सवाल हो जाएगा। सना, मैं आपके जानिब आती हूँ। आपसे मैं पूछूंगी कि हम जमहूरी मुल्क हैं, तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई को सियासी सरगर्मी आज़ादाना तौर पर करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? ताहिर साहब की बात से 100% नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 500% इत्तेफाक करती हूँ कि पहले हमें ये सोचना भी चाहिए कि क्या हम जमहूरी मुल्क है। मतलब इसे बात करते हुए, सुनते हुए, समझते हुए मुझे हंसी आती है। हाँ, अगर आपने अपने दिल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए किसी ख्याल में गुम रहना है तो आप कह सकते हैं कि जमहूरी मुल्क है, लेकिन अगर आप जमहूरियत को समझें तो फिर शायद हम उस डायनामिक्स में फिट ही नहीं होते। हम एक ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट आपके सर पर है और आपके चारों तरफ से आपको अदलिया ने डंडे से घेरा हुआ है और बीच में रह जाते हैं अवाम। तो मेरा ख्याल है कि उनका तो कोई पुरसाने हाल है नहीं। आप पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि बिजली के बिलों के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि पूछने वाला कोई नहीं है। कोई एक सियासी जमात मुझे बता दें जो सही मायनों में इस इशू के ऊपर खुलकर बोली हो और उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत की ऐसी तैसी की हो, पिछली हुकूमत को मोरिद इल्जाम खुल के ठहराया हो या उससे पिछली को ठहराया हो। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम कभी भी जमहूरी दौर में फिट हो ही नहीं सके। हमने जमहूरियत के नाम पे एक दूसरे के साथ भी और अपने साथ भी एक मजाक किया है। सही, ठीक है फ़हीम, पिछले 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट देख लीजिए, महंगाई किस तरह कदर उरूज पर थी, लेकिन इजाज़त नहीं थी, मीडिया को भी इजाज़त नहीं थी कि किस तरह से महंगाई को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो आपको नहीं लगता कि फिर वाकई जमहूरियत पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी तरफ इशारा करें मलिक साहब भी और सना भी? देखिए, जमहूरियत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है कि आपको आज़ादी इज़हार राय हो। हाँ जी। और आपके ऊपर आज़ादी सहाफ़त हो। और आपने खुद ही अभी कह दिया कि हमारे ऊपर पाबंदी थी मीडिया के ऊपर कि वो बातें ना बताए जो जिनसे जो है अवाम में कोई इश्तियाल फैल सकता है या अवाम की बात ना करें इम्पोर्टेंट। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। और जब हम निगरान हुकूमत की बात करते हैं, निगरान हुकूमत भी जो है वो बज़ाहिर तो यही है कि जनाब अपोजिशन लीडर और जो जमहूरियत के नतीजे में आने वाले वज़ीर आज़म थे उनके मशवरे से जो है ये हुकूमत भी तश्कील पाई है। लेकिन क्या ये निगरान हुकूमत भी आवाम की वो निगरानी करने में कामयाब हो रही है जिसके लिए ये आए थे? बिजली के बिलों का मामला तो चलें छोड़ दें, हम 4-5 दिन से देख रहे हैं। कल एक वीडियो थी रावलपिंडी की कि जहां एक गली में एक बापर्दा खातून को 2 मुसल्ला अफराद ना सिर्फ लूट रहे थे बल्कि उन्होंने उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया। आज काफ़ी वक्त हो चुका है, अगर वो वीडियो कल की भी है तो भी आज 24-48 घंटे गुजर चुके हैं। कुछ नहीं पता कि वो मुलजिमान जो हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते। और जिस तरह कराची में वारदातें हो रही हैं, लूट मार का बाजार तहफ़्फ़ुज़ है, पूरा 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 हर तरफ जो है वो यही हाल है। लोगों में शदीद एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है। लोग फिर वही बात आ जाती है कि लोग कहेंगे हो रही है, लेकिन है ये हकीकत कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं हैं तो लोग मुल्क से बाहर जाएंगे और फिर आप इस जमहूरियत को जिसकी भी हम बात कर रहे हैं इसको हम चाटते रहें बैठकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब आपका, सना मिर्ज़ा आपका, सोहेल भट्टी साहब आपका, ताहिर मलिक साहब आपका, तमाम माहिरीन का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।